हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम आप सभी को पता है प्रीलिम्स डी की सीरीज़ कर रहे हैं और डेली हम इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके डेली करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहले पूरी वीडियो देखनी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और इसके अलावा आपके 10 में से जितने भी मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और ये मत सोचना कि मेरे मार्क्स अगर 5 से भी कम आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं तो इट्स ओके। ठीक है, मतलब जितने भी मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप 6 क्वेश्चन सीख भी रहे हो। केवल आप ये मत देखो कि मेरे अगर 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अगर जिसके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वेरी गुड, उसको 2 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो आपको ये देखो कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन नए सीखने को मिल रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इसको एज अ पॉजिटिव वे में लो, ना कि नेगेटिव वे में अगर आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं बोलूँगी कि इस वीडियो का यूज़ आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उस स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद अपना आंसर लगाना है और उसके बाद उसका आंसर देखना है, ताकि आपको पता चले कि भाई आपके सच में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले है डीम्ड फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट लैंड दैट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द सेंटर और स्टेट्स। बोल रहे हैं डीम्ड फॉरेस्ट एक ऐसी फॉरेस्ट लैंड होती है जो नोटिफाइड होती है सेंटर और स्टेट्स के द्वारा। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है हमारी। क्यों गलत है ये स्टेटमेंट हमारी? क्योंकि जो डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं ना, ऐसी फॉरेस्ट लैंड होती हैं जो क्या बोलते हैं जिसको, डिक्शनरी की जो डेफिनेशन होती है ना फॉरेस्ट की, उसको तो मीट करती है, लेकिन ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं होती फॉरेस्ट, मतलब ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं होती है, ऑफिशियली स्टेट या सेंटर उसको डेजिग्नेट नहीं किए हैं कहीं पे भी कि वो फॉरेस्ट लैंड है। ये समझ में आई कि ऐसी फॉरेस्ट लैंड जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन सेंटर और स्टेट्स ने उसको नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, उस लैंड को बोलते हैं डीम्ड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहले हमारी रॉन्ग होगी कि वो नोटिफाई है, नहीं वो नोटिफाई नहीं है। सेकंड है प्रोटेक्शन अंडर फॉरेस्ट एक्ट मींस दैट लैंड कैन नॉट बी डाइवर्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंटर एज वेल एज ग्राम पंचायत। बोल रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट एक्ट के अंडर अगर किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन है, इसका मतलब ये है कि वो फॉरेस्ट लैंड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना सेंटर या ग्राम पंचायत की परमिशन के किसी अदर पर्पस के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर फॉरेस्ट एक्ट के अंडर कोई लैंड प्रोटेक्टेड है तो उसको बिना सेंटर या फिर ग्राम पंचायत की परमिशन के आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। थर्ड है फॉरेस्ट एक्ट पुट्स द ओनर्स ऑन दोज डाइवर्टिंग लैंड टू ग्रो ट्रीज ऑन एन इक्विवेलेंट प्लॉट ऑफ लैंड ट्वाइस द रेज्ड एरिया। बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट एक्ट में क्या बोला गया है कि जितनी भी लैंड को आप डाइवर्ट करोगे उतने ही आपको जो ट्री है उसको ग्रो करना पड़ेगा ट्वाइस लैंड पे। जितनी आपने लैंड को डाइवर्ट किया उससे डबल लैंड पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज को ग्रो करना पड़ेगा और साथ में आपको कुछ मॉनिटरी पेनल्टी भी लगेगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अब हमें इसमें बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, किसके बारे में? डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में। मैंने आप सभी को बता दिया डीम्ड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की उसको तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन मीट करते हैं, लेकिन ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं होते, ऑफिशियली उनको डेजिग्नेट नहीं किया गया है एज सच फॉरेस्ट में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक वाइडर डेफिनेशन थी, उसमें ज़रूर बोला गया था, मतलब एक वाइडर इंटरप्रिटेशन किया था फॉरेस्ट का। वैसे फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट क्या होते हैं ये कहीं भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है कहीं पे भी। तो डीम फॉरेस्ट कहाँ है, मतलब क्या होते हैं, तो उनकी भी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरप्रिटेशन, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया था, उसमें मतलब ये बोला था कि भाई ये भी एक टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। वो किसने किया था? TN गोदावर्मन केस। ठीक है, गोदावर्मन केस में किया था। ये कब आया था? 1996 में आया था। उसमें कुछ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हुई थी कि भाई डीम्ड फॉरेस्ट लैंड को भी मतलब वो मानो, फॉरेस्ट ही मानो। ठीक है, तो ये वहाँ पे इंटरप्रिटेशन हुई थी। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भाई उड़ीसा और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने बोला कि आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन सी? जो अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट के अंडर, और उन्होंने डीम्ड फॉरेस्ट को फॉरेस्ट माना ही नहीं। ठीक है, फिर बाद में उस नोटिफिकेशन को उनको हटाना पड़ा, क्योंकि डीम्ड फॉरेस्ट भी फॉरेस्ट हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई डीम्ड फॉरेस्ट है नहीं, तो ऐसे तो आप बहुत सारी लैंड को क्या कर दोगे, नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दोगे।
तो ऐसे तो फॉरेस्ट एरिया मतलब अगर हम टोटल देखें तो वो कम हो जाएंगे। तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट की और उसके कारण जो है गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन, उड़ीसा गवर्नमेंट को ये वापस भी लेना पड़ा। तो ये कुछ ऐसी मतलब ऐसे इसलिए ये न्यूज़ में था कि भाई कि इनको मतलब डीम्ड फॉरेस्ट को फॉरेस्ट माना जाए ना माना जाए, क्या इनको फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये दो स्टेटमेंट भी आई हैं कि भाई जो फॉरेस्ट एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है, चलो उनके लिए तो प्रोटेक्शन है कि उनको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या डीम्ड फॉरेस्ट को कर सकते हैं, ये मेन डेफिनेशन थी। तो गवर्नमेंट को फिर ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोलता है, द ऑफिशियल कमेटी दैट हैव एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। मेन बात क्या बोल रहे हैं, पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी कमेटीज़ बैठी हैं वो बतानी है। लक्कड़वाला कमेटी, अलग कमेटी, रंगाराजन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो इनमें से कौन सी बैठी हैं, आप सभी को पता होगा ये सारी ही कमेटी पॉवर्टी के लिए बैठी हैं। ठीक है, ईयर्स की बात करें, इसमें अलग कमेटी आप सभी को पता सबसे पहले बैठी थी 1979 में, लकड़ावाला 1993 में बैठी थी। ठीक है, उसके बाद हमारी रंगाराजन जो है आप सभी को पता होगा 2014 में बैठी थी, और ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी हमारी 2009 में बैठी थी। ठीक है, तो ये कमेटीज़ का ईयर भी याद रखना, समटाइम्स आ जाते हैं कि ईयर लगाओ। ठीक है, तो पहले से बाद में, बाद से पहले में, तो ये भी ध्यान रख लेना कौन कौन से ईयर में ये बैठी थी। तो कौन सी कमेटी हमारी पॉवर्टी के लिए बैठी है, ये सारी ही कमेटी हमारी पॉवर्टी के लिए बैठी हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताना है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ याद रखना, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको निकालता कौन रहे हैं, इसको निकालता UNDP और OPHI। उस दिन भी बताया था बिल्कुल भाई इसको निकालता है। और इंडिया वाले को कौन निकाल रहा था, नीति आयोग। ठीक है, इंडिया वाले को कौन निकाल रहा था, नीति आयोग। ठीक है, सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2019। तो आप सभी को पता होगा ये रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया है कि भाई जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो इंडेक्स हैं वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। इंक्रीज नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्रीज हो गई है। 2015-16 में कितनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी, अप्रोक्स 27.5% पीपल मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, लेकिन 2019 से 21 के बीच में कितने रह गए, ओनली 16.2%। ये रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, याद रखना। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्रीज हुई है, ये आया रिपोर्ट में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट एक्ट एज सब्सटीट्यूट फॉर नेशनल सैंपल सर्वे कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी रेशियो। बोल रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है वो एक सब्सटीट्यूट है, ऐसा थोड़ी ना है। अगर सब्सटीट्यूट होता तो भाई केवल इसी मतलब जो क्या बोलते हैं डेटा से काम चल जाता है, ये सर्वे तो करना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल और केवल हमारी एक ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, वो है फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले ई कोर्ट्स इंटीग्रेशन मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं ई कोर्ट मिशन मोड जो प्रोजेक्ट है ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जो जिसको मॉनिटर और फंड करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो याद करना, इसको मॉनिटर और फंड या फिर ये किसने चलाया है, याद रखना ये चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये मिशन है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ठीक है, इसको मॉनिटर और फंड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकेंड, इसमें इसका मेन एम क्या है कि हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल ये इसका मिशन है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एसोसिएशन में ये किया जाएगा। बिल्कुल भाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एसोसिएशन में मिलके ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ई कोर्ट्स इंटीग्रेशन मिशन से आप सभी को पता होगा कोर्ट्स की जितने भी चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, डिजिटल कोर्ट्स को बनाया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था भाई, जिसको याद होगा शायद उसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। सबसे पहले एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट को कि ऐसे टाइप के रिकॉर्ड्स जो सॉवरेन अथॉरिटी के होते हैं, ऑफिशियल बॉडीज़ के होते हैं, ट्रिब्यूनल्स के होते हैं, या फिर पब्लिक ऑफिस के होते हैं जो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में होते हैं, बिल्कुल उनको बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड बोल रहे हैं कि इसमें फॉरेन कंट्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों भाई, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। थर्ड है, जो बोल रहे हैं
हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिसेंटली बोला है कि जो चार्जशीट होती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो चार्जशीट आप प्रिपेयर करते हो ना, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रिपेयर करती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का पार्ट नहीं है, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, केवल ए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सबसे पहला है द गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर इशूड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ। आप सभी को पता है कि भी पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, बिल्कुल। सेकंड बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टैट्यूटरी पावर्स टू इन्फोर्स इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू रिमाइंड पार्टीज टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड टू इंश्योर दैट देयर लीडरशिप इज रिन्यूड, चेंज और री इलेक्टेड एवरी 5 years। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ कभी आपने पॉलिटी में पढ़ी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई पावर है और वो भी स्टैट्यूटरी, जिससे वो इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में ला के नहीं, वो अपनी पार्टीज का खुद प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपने मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी होगी नहीं होगी, वो ऑटोक्रेसी से चलेंगी कैसे चलेंगी, वो उनका खुद का है। ठीक है, तो कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो हमें अब इसमें बताना है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट देखो भाई, ये चीज़ करनी बहुत जरूरी है, ये हर एक में निशान लगाया करो। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ इनकरेक्ट, तो सेकंड इसमें इनकरेक्ट है और फर्स्ट इसमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो एसोसिएशंस को बार करता है रिलीजियस कॉनोटेशन की कि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं कर सकती। क्या ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि रिलीजियस कॉनोटेशन वाली जो एसोसिएशंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरह रजिस्टर नहीं कर सकती है। कर सकती हैं भाई, आपके पास वोट बैंक होना चाहिए, चाहे रिलीजियस बेस पे हो किसी भी बेस पे हो। ठीक है, तो वही चीज़ है, वो तो ये कोई चीज़ बाहर नहीं करती है। सेकंड है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता है कि वो डी रजिस्टर कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल पार्टीज को रजिस्टर कर सकता है, डी रजिस्टर करने की पावर उनके पास नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, उनके पास डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। थर्ड है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 बार्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम हैविंग सिंबल्स विद रिलीजियस और कम्युनल कॉनोटेशन। बोल रहे हैं कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर जो है ये बार करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो रिलीजियस या कम्युनल कॉनोटेशन वाले सिंबल्स नहीं रख सकती हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है और हमें बताने सही स्टेटमेंट, तो केवल एक ही स्टेटमेंट इनके बारे में क्या है, सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, सही होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल के बारे में बोल रहे हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के। बिल्कुल हैं भाई, अटॉर्नी जनरल फर्स्ट हैं, फिर सॉलिसिटर जनरल है, सबऑर्डिनेट है अटॉर्नी जनरल के। बिल्कुल भाई, पोस्ट ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, केवल अटॉर्नी जनरल की पोस्ट मेंशन है आर्टिकल 76 में, इसकी पोस्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। फिर बोल रहे हैं सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। बिल्कुल उनको रिकमेंड और अपॉइंट यही करती है, तो यही फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो भाई फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो आराम से आ गया, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताना है। किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। सबसे पहले ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोल रहे हैं कि इनके पास राइट है बोलने का और प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का किसी भी हाउस में। बिल्कुल भाई, अटॉर्नी जनरल कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर है वो ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल भाई, वो वोट कर सकते हैं, दोनों हाउसेज में वोट नहीं कर सकते, कहीं भी जाके बैठ सकते हैं लेकिन वोटिंग की पावर उनके पास नहीं होती है, शायद आप सभी को पता होगा। तो हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है। किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारी विजन आईएएस के जो टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन हम देते हैं वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, फिर है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताना है। बोल रहे हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है आपको, अगर लग भी रहा है तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होता है कैग का। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सेकंड, इनकी ड्यूटी है अपहोल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ ऑफ पार्लियामेंट को, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। बिल्कुल ये गार्जियन पब्लिक पर्स के और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। बिल्कुल भाई, और इसीलिए इनको बुलवाक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बोला जाता है।
ठीक है, बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और 1 स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो गाइज हमारे शायद 10 हाँ, तो इसी नोट पे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। और क्या मैं बता सकती हूँ, जितने भी आपके मार्क्स आए हों उससे डीमोटिवेट मत होना प्लीज़, ठीक है। कि आप एक दिन देख रहे हो, एक दिन आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन सही हुए, ये मत सोचो यार कि मेरे 2 से 3 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। ये सोचो कि अगर मेरे 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो मेरे को 8 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं एक दिन में, या फिर आपके 3 सही हो रहे हैं तो आपको 7 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। और आप ये देखो क्या वो 2-3 क्वेश्चन तुक्के से सही हुए हैं या वो आपको सच में आते थे इसलिए सही हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ओनली 1 ओनली 2 हमारे अजम्पशन गलत होते हैं। समटाइम्स हम सोचते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी लेकिन होती है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। समटाइम्स तुक्के से भी इसमें क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये देखो कि आपकी क्या हर एक जो आपने सोचा था क्या वही बोल रहे हैं, क्या वही आपकी स्टेटमेंट सही है, क्या वही गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करो, ठीक है। और हर एक चीज़ पे ये चीज़ देखो, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट के होते हैं। तो इसी नोट पे जो है आप डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, ताकि कम से कम 10 से क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हों दिन में, ठीक है। कुछ तो आपको ये लगे कि हाँ आज मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया, ठीक है। तो इस सीरीज़ के साथ इसी तरीके से डेली बेसिस पे जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करें मना प्लीज़ 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 मत जाना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।